इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की एमआरसाम में क्या अंतर होने वाला है और इंडियन आर्मी की एमआरसाम पूरे दुनिया भर में एक यूनिक एयर डिफेंस सिस्टम क्यों होने वाला है। जीआरएससी की तरफ से इंडियन नेवी को 42 महीने के अंदर ही 14 वेसल्स को डिलीवर करके एक तरीके के रिकॉर्ड को कायम किया गया है, जिसमें एवरेज देखा जाए तो हर 3 महीनों के अंदर नेवी को एक वेसल को डिलीवर किया गया है। 2035 तक जापान की तरफ से अपनी खुद की अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने का प्लान किया गया और अभी से ही इसकी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर वेरिएंट को जापान की तरफ से बनाना शुरू कर दिया गया है। और अंत में रशिया की तरफ से अभी अपनी T-14 अर्माता टैंक्स को किस वजह से ट्रायल पूरा होने से पहले ही सीरीज प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया गया है और क्या ये इंडियन आर्मी की FRCV टेंडर में सिलेक्ट होने वाले हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमआरसाम को लेकर है। रिसेंटली आपको पता होगा कि भारत की तरफ से एमआरसाम की एक नई वेरिएंट को टेस्ट किया गया था, जो कि स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन इसके कुछ इमेजेस अभी इंटरनेट में अपलोड किए गए हैं, जिसको देखने के बाद भारत के कुछ टॉप डिफेंस फोरम में ये बताया जा रहा है कि इसमें अभी एक ऐसे कैनिस्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि शायद पूरे दुनिया भर में एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कैनिस्टर में सबसे अलग डिजाइन होने वाली है। DRDO की तरफ से और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा अपलोड किए गए एमआरसाम की इमेजेस को अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कैनिस्टर को चारों तरफ से कवर किया गया है और यहाँ तक कि टॉप साइड में भी इस पर मेटल प्रोटेक्शन दिया गया है। यानी कि जब इसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और रखा जाएगा और मिसाइल को कैनिस्टर में फोल्ड कर दिया जाएगा तो तब बाहर से कोई देखकर ये नहीं बता सकता है कि इस ट्रक में क्या लिया जा रहा है। ऐसे सिस्टम को कुछ कंट्रीज के द्वारा अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट आर्टिलरी को छुपाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इनको इतनी आसानी से स्पॉट नहीं किया जा सके। अगर एमआरसाम की प्रीवियस वेरिएंट्स की बात करें तो उनमें आपको मिसाइल पूरी तरीके से दिख जाएंगे, लेकिन इंडियन आर्मी की वेरिएंट की बात करें तो इसको दोनों साइड से और टॉप से भी कवर किया गया है। अब इसकी आर्मी वेरिएंट इंडियन एयरफोर्स की वेरिएंट से भी थोड़ा सा ज्यादा मोबाइल सिस्टम होने वाली, यानी कि इसे कहीं पर भी इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो एयरफोर्स वेरिएंट है उसका ट्रेलर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा था और इसमें 18 व्हील वाली कन्फिगरेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। जबकि इंडियन आर्मी वेरिएंट की बात करें तो इसमें 10x2 कन्फिगरेशन का इस्तेमाल किया गया है। इसकी सबसे बड़ी कारण ये भी है कि एयरफोर्स वेरिएंट को मेनली हमारे स्ट्रेटेजिक एयरबेसेस को या फिर किसी भी पर्टिकुलर मिलिट्री इंस्टॉलेशन को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि मेनली बॉर्डर के काफी अंदर हो सकता है। तो ऐसे में इनको ज्यादा मूवमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। जबकि आर्मी वेरिएंट की बात करें तो इनको मोबाइल करना काफी जरूरी है, क्योंकि इनको आगे चल के फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉय किया जा सकेगा और जब चाहे इसको हम एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट कर सकेंगे। और साथ ही आर्मी वेरिएंट का जो ऑन रोड स्पीड है वो भी ज्यादा होने वाली है और इसको अगर भारत इस्तेमाल करना चाहेगा तो वो QRSAM के साथ मिलाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर QRSAM को थोड़ा आगे डिप्लॉय किया जाएगा और उसके ठीक पीछे एमआरसाम को तैनात किया जाएगा। ऐसे में एक 2 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया जा सकेगा, जिसमें रियल टाइम में दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह पाएंगे और किसी भी इनकमिंग टारगेट के लिए एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम कर सकेगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी वेसल यानी कि LCU वेसल को लेके है। जीआरएससी जो कि भारत की एक लीडिंग शिप बिल्डिंग कंपनी है, उनके तरफ से अभी इंडियन नेवी के लिए बनाए जा रहे लास्ट LCU वेसल को डिलीवर कर दिया गया है। ऐसे टोटल 8 वेसल को बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन नेवी की तरफ से जीआरएससी को दिया गया था और अभी जीआरएससी की तरफ से इस तरीके की आखिरी LCU वेसल यानी कि L58 को डिलीवर करके ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया गया है। और साथ ही 2020 के अंदर जीआरएससी की तरफ से नेवी को डिलीवर किया गया तीसरा वेसल है। ये Mark 4 कैटेगरी के LCU वेसल थे, जिनको आमतौर पर एम्फीबियस ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनको जीआरएससी की तरफ से कम्प्लीटली इंडिजिनस तरीके से डिजाइन किया गया था और इनकी स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट लगभग 850 टन के आसपास होने वाली है और ये अपने साथ लगभग 216 लोगों को एक बार में कैरी कर सकता है। अब नॉर्मली ऐसे वेसल को एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया होता है, जिस वजह से इसमें 2 CRN-91 गन्स को भी इंटीग्रेट किया गया था, जो कि किसी भी तरह के रेड या लैंडिंग ऑपरेशन के दौरान आर्टिलरी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें लगभग 90% के आसपास इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और इनबिल्ट इंटीग्रेटेड ब्रिज और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम इसमें दिया गया है। आज डिलीवर किए गए LCU वेसल यानी कि LCU-58 को अभी अंडमान से ऑपरेट किया जाएगा और इसकी डिलीवरी के साथ ही जीआरएससी की तरफ से पिछले 42 महीनों के अंदर ही इंडियन नेवी को 14 वेसल को डिलीवर किया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि एवरेज देखा जाए तो हर 3 महीने में जीआरएससी की तरफ से यहाँ पर एक वेसल को इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है। इसके अलावा आज से ही जीआरएससी की तरफ से नेवी
की तरफ से प्लेस किए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट कैटेगरी के वेसल को भी बनाना शुरू किया जा चुका है। इनको अभी जीआरएससी की तरफ से इंडिजिनस तरीके से बनाया जाएगा और जीआरएससी के मुताबिक ये तरीके की कॉम्पैक्ट स्टेल्थ क्राफ्ट होने वाला है, जिसमें सभी अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ हल माउंटेड सोनार और टोर्ड सोनार भी मौजूद रहने वाले हैं, जो कि सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए काफी जरूरी होते हैं। बाकी एंटी सबमरीन वेपन्स के तौर पर इनमें टॉर्पेडो के साथ साथ एंटी सबमरीन रॉकेट्स को भी इंस्टॉल किया जाएगा और इनको आगे चल के भारत लो इंटेंसिटी फाइट के दौरान या फिर सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशन में भी इस्तेमाल कर सकेगा। अगला अपडेट फायर कंट्रोल सिस्टम को लेके है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है, जिसके अंदर अभी 10 LYNX U2 फायर कंट्रोल सिस्टम को खरीदा जाएगा, जिन्हें हमारे फ्रंट एंड फोर्सेस में आगे चल के तैनात किया जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग 1355 करोड़ के आसपास है और इन सभी को अभी बाय इंडियन कैटेगरी के अंदर खरीदा जा रहा है। LYNX U2 फायर कंट्रोल सिस्टम को इंडिजिनसली डेवलप किया गया, जो कि हमारी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये सिस्टम अभी सी बेस्ड टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और ट्रैक भी कर सकता है और इनको मेनली नेवल गन्स के साथ कपल किया जाता है, ताकि इनकमिंग या हॉस्टाइल वेसल के साथ साथ एरियल टारगेट को भी डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय किया जा सके। इन सिस्टम को अभी पहले से ही हमारी अलग अलग तरह के नेवल गन जैसे कि AK-176, A-190 और AK-630 जैसे क्लोजन वेपन सिस्टम के साथ टेस्ट किया जा चुका है। इसका जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो काफी ओपन और स्केलेबल स्ट्रक्चर है, जिस वजह से इसे जरूरत के हिसाब से अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ फिट किया जा सकता है और ये अपने अंदर एक वाइड वैरायटी की मॉडिफिकेशन को भी अलाउ कर देता है। इसे अभी हमारे डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और यहाँ तक कि मिसाइल बोट्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे सिस्टम काफी पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वक्त के साथ साथ इनको लगातार अपग्रेड भी किया जा रहा है और धीरे धीरे इनमें इंडिजिनस सिस्टम की मात्रा को काफी इंक्रीज किया जा चुका है और आगे चल के इनको हमारे नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल, तलवार और तेग क्लास के फ्रिगेट जैसे फ्रंटलाइन वॉरशिप्स में भी इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है। इनमें अभी जो ट्रैकिंग सिस्टम, सर्वो और वेपन कंट्रोल मॉड्यूल मौजूद है, ये सब के सब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से बनाया गया है और इसके लिए BEL की तरफ से लाइफ टाइम गारंटी भी दिया जा रहा है। BEL का कहना है कि 4th जनरेशन की फायर कंट्रोल सिस्टम है, जिनको पूरी तरीके से इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल करके बनाया गया है। अगला अपडेट अनमेंड एयरक्राफ्ट को लेके। यूरेशियन टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक जापान की तरफ से अभी एक अनमेंड एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसे वो 2035 तक डिप्लॉय करने का प्लान कर रहे हैं और ये जापान की नेक्स्ट जनरेशन FX और F3 फाइटर जेट प्रोग्राम के साथ एक पैरेलल प्रोजेक्ट के तौर पर काम किया जा रहा है। जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया स्टेटमेंट ये कहा गया था कि जापान अभी अपनी एयरफोर्स में अनमेंड एयरक्राफ्ट को 3 स्टेज में इंट्रोड्यूस करने वाला है। सबसे पहले तो वो रिमोट कंट्रोल ड्रोन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, उसके बाद एक मैंड एयरक्राफ्ट को स्वार्म ड्रोन के साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा और ऐसे में एक पायलट ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट मल्टीपल स्वार्म ड्रोन को ऑपरेट करने वाला है और अंत में जापान फुली ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला है। इनको जापान की तरफ से 2035 में इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया गया और इसी बीच जापान अभी अपनी F2 फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए FX प्रोग्राम को भी डेवलप कर रहा है, जिसे 2040 तक फुली ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। जापान की अलग अलग कंपनी जैसे कि मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और सुबारू की तरफ से अभी से ही अनमेंड एयरक्राफ्ट पर काम करना शुरू किया जा चुका है और इसके टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को बनाने के लिए अभी ये लगभग 2.5 बिलियन येन और उसकी AI सिस्टम को डेवलप करने के लिए एडिशनल 200 मिलियन येन की जरूरत पड़ने वाली है। इसमें जापान का कहना है कि अनमेंड एयरक्राफ्ट में कॉकपिट की जरूरत नहीं पड़ने वाली, जिस वजह से इसकी कॉस्ट यहाँ पे काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है और सबसे ज्यादा एडवांस इसकी AI सिस्टम को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि आगे चल के यही इसका मेन ब्रेन होने वाला है और इसी की मदद से वो ऑपरेट करने वाला है। अब जैसे ही भारत का चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव बढ़ता जा रहा है, ठीक वैसे ही जापान को भी चाइना की वजह से खतरा महसूस हो रहा है और जापान अभी इसीलिए अपनी एयरफोर्स को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी बात को लेकर अभी चाइना की तरफ से चिंता जताया जा रहा है, लेकिन जापान की तरफ से अभी अपनी पहली अनमैन्ड ड्रोन प्रोटोटाइप को 2024 में और इसकी स्मॉल स्केल टेस्ट फ्लाइट को 2025 में करने का एम रखा गया है। अगला अपडेट रशियन ओरिजिन T-14 अर्माता टैंक्स को लेके है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी रशियन T-14 अर्माता टैंक्स और T-15 ट्रैक्ड आर्मर्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की सीरीज प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए अनाउंसमेंट किया जा चुका है। T-14 अर्माता टैंक्स की बात करें तो ये नेक्स्ट जनरेशन रशियन मेन बैटल टैंक्स है, जिसे अर्माता यूनिवर्सल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म को बेस करके बनाया गया है। इसे सबसे पहले 2015 में रशियन विक्ट्री डे के परेड में डिस्प्ले किया गया था और ये रशिया की तरफ से यूनाइटेड स्टेट की एमन एब्राहम 3rd जनरेशन मेन बैटल टैंक का सबसे बड़ा कंपटीटर के तौर पर पेश किया जाने वाला है। और अभी रशियन आर्मी की तरफ से T-14 अर्माता टैंक्स की सभी ट्रायल को क्लियर करने से पहले इसकी सीरीज प्रोडक्शन को करने के लिए क्लियरेंस दिया जा रहा है। इसमें फुली डिजिटल इक्विपमेंट, अनमेन्ड टेरिटोरी, फुली आइसोलेट आर्मर्ड कैप्सूल होने वाली, जो कि आमने सामने की लड़ाई के दौरान टैंक से क्रू मेंबर्स को एक
एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने वाला है। अब रशिया इसे जल्दी से अपने सर्विस में शामिल करना चाहता है और रशिया को इन टैंक्स की काबिलियत पर इतना ज़्यादा भरोसा है कि रशिया इन सभी की ट्रायल को पूरा किए बिना ही पहले से इनकी प्रोडक्शन के लिए क्लियरेंस दे रही है। और अभी भारत की FRCV की टेंडर में भी T-40 नर्मदा टैंक्स पार्टिसिपेट कर रहा है और इसके अंदर भी ये टैंक इंडियन आर्मी की पहली पसंद है, क्योंकि शुरू से ही इंडियन आर्मी की तरफ से रशियन ऑरिजिन टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से हमारे क्रू मेंबर्स रशियन टैंक्स के साथ काफी अच्छी तरीके से फेमिलियर हैं। और साथ ही FRCV टेंडर के अंदर भी कोई इंडिजिनस सिस्टम को शामिल करने का कोई चांस नहीं है, जिसका मतलब ये भी है कि इसमें T-40 नर्मदा टैंक्स को सिलेक्ट करने का चांस 90% से ज्यादा है। और अभी रशिया की तरफ से इनकी सीरीज प्रोडक्शन को शुरू करने के बाद उम्मीद किया जा रहा है कि भारत की FRCV प्रोजेक्ट को लेकर जल्दी से ही कोई खबर सामने आने वाली है। अगला अपडेट माओवादियों को लेके है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक माओवादियों की तरफ से अभी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया जा रहा है, जिसमें वो लोग लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर नुकीले 3 से 4 इंच वाले कांटे को टाइटली प्लेस कर देते हैं और उनको जाल बिछाने की तरह जंगल में कहीं पे छिपा देते हैं, जैसे नॉर्मली किसी जानवर का शिकार करने के लिए किया जाता है या फिर लैंड माइन्स को छुपाने के लिए किया जाता है। ऐसे में अगर कोई इनकी ट्रैप्स में जाके फंस जाता है तो इसे जानलेवा घाव तो नहीं होता, लेकिन इससे जवानों को जो घाव लगता है उसमें इन्फेक्शन फैलने का चांस रहता है और साथ ही नॉर्मल ऑपरेशन को भी स्लो कर देते हैं, क्योंकि अगर किसी जवान के पैर में कांटे घुस जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो नॉर्मल सोल्जर की तरह मूवमेंट नहीं कर सकता है और अगर वो उसके बाद भी आगे बढ़ना चाहता है तो उसे दर्द जरूर होने वाला है। इसके अलावा अगर जवानों का पैर इन ट्रैप्स के एकदम बीच में फंस जाता है और सेंटर में फंस जाता है तो इनसे जो इंजरी होने वाली है उससे फ्लैश के साथ साथ लिगामेंट्स को भी चोट लगने की खतरा रहता है। और ऐसे ट्रैप्स की मदद से जवानों पर हमला करने का जो तरीका है पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गई है और CRPF की कोबरा कमांडो का कहना है कि ऐसे हमले करने के पीछे इनका जो मेन उद्देश्य वो किसी की जान लेना नहीं, बल्कि वो एक तरीके से डर पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसी का पैर इसमें पहले फंस जाता है जंगल में ऑपरेशन करते दौरान हमेशा उसे दोबारा ऐसे ट्रैप में फंसने का डर रहने वाला है। अब ये एक तरीके का सस्ता और जुगाड़ू तरीका है जिससे वियतनाम और US के बीच हुई लड़ाई के दौरान काफी इस्तेमाल किया गया था और वहां पर दलदली और पानी वाले इलाके होने की वजह से US के ट्रूप्स के पैर में जो घाव लग गए थे उनमें इन्फेक्शन फैल गया था और कई जवानों के पैर वगैरह काटने पड़ गए थे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।